हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा कंटिन्यूड पार्ट ऑफ हमारा DU प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हम लोग कर रहे थे। पिछले दो वीडियो में भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक हम लोग किया हुआ है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाइएगा और जाके जो है आप उस यूटिलाइज कर लीजिएगा कि 1 से लेके 50 तक हमने क्वेश्चंस किया हुआ है। और आप लोग नया है तो वेलकम टू UGC नेट साइकोलॉजी, हमारा नेट साइकोलॉजी चैनल है। तो आप लोग यदि अब तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करके हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एक एक करके चले जाते हैं। आज हम लोग 10-15 वीडियो को 10-15 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहले तो थोड़ा सा हम डिटेल एनालिसिस में चले जाएंगे तो ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इसमें बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवर बिलीफ दैट सोशल इन्फ्लुएंस प्ले स्मॉलर रोल इन शेपिंग अवर ओन एक्शन देन इट डज इन शेपिंग द एक्शंस ऑफ अदर्स इज नोन एज। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन्स करके इन्होंने दिया हुआ है। देखिए इसमें पहले कई बार हम लोग को क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि भाई हमने पढ़ा नहीं है कहाँ से कुछ। इस कंडीशन में सपोज इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन्स आप लोग को अगर यदि समझ में नहीं आया तो कुछ आइडिया नहीं है तो आप बाकी ऑप्शन को देख सकते हैं। अब देखिए बाकी ऑप्शन को आप अगर देखें तो बाकी ऑप्शन को अगर हम देखें तो क्या दिया, ऑटोकिनेटिक फिनोमिनन है। तो इससे कोई ज़्यादा कुछ रिलेटेड नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। और नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा, ठीक है। तो और उसके बाद कॉग्निटिव डिसोनेंस भी नहीं होगा। तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं तो इस तीनों में ये पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लोग इसको चुन लिया है, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ में आए होंगे क्योंकि इसकी सारी चीज़ मैं इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए। तो इसको इंट्रोस्पेक्टिव इल्यूजन्स क्या होती है मैं कहीं और एक वीडियो में इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो पहले तो देखिए हर चीज़ को आप आंसर करने के लिए आप समझ के सारे चीज़ें पढ़ के करेंगे ये बात नामुमकिन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको ये तीनों पता है इसलिए ये सही है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इसमें तो ये बात नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ आपका हो गया हमारा। और दूसरी क्वेश्चन हम चले जाएंगे। Just before the doors of the elevator close, Sheila, a classmate you dislike, enters the elevator. You are immediately leave worshipping about having forgotten something. Your behavior will have a consequence of dash for you. अब देखिए इसमें पनिशमेंट की ऑप्शन देख लीजिएगा, आपको सही आंसर क्या होता है पहले लॉजिक लगा दीजिएगा। तो पनिशमेंट की तो बात यहाँ पे नहीं हो रही है, शेपिंग की बात भी नहीं हो रहा है क्योंकि शेपिंग होती है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव का बात तो नहीं लग रहा क्योंकि सारे क्वेश्चन में तो नेगेटिव है क्योंकि क्लासमेट को डिसलाइक करते हैं। तो नेगेटिव ऑन रीइंफोर्समेंट आपको देखने से अंदाजा लगा रहा है कि आप ज़्यादा इसमें स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अब देखिए इसमें कैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, तो आप खुद अपना बिहेवियर को, यूर बिहेवियर विल हैव ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर यू। आप खुद ही एक विस्परिंग कर रहे हो जो अपने दोस्त को देख के कुछ और रीजन की लगा के आपने जैसे कोई फॉरगेटिंग का अपना रीजन लगा रहे हो। तो यहाँ पे एक नेगेटिव की पॉइंट खुद ही दिख रहा है, हमको आइडिया मिल रहा है। तो इस तरह से देखे अगर हम बात करें तो ये आंसर हमारा ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप लोग आगे चलते हैं हम लोग। Arrange the steps followed in behavior modeling method of training in the correct order। हम लोगों को ऑर्डर दिया हुआ है कैसे स्टेप्स बिहेवियर मॉडलिंग की जो होती है। जैसे कि आपको सबको पता है हमारा सोशल साइकोलॉजी में अल्बर्ट बंडोरा ने दिया है, वो मेथड में सबसे पहले आती है मॉडलिंग। देखिए सोशल रिइंफोर्समेंट तो अब शुरू में नहीं होगा, आप बाकी का ऑप्शन देख लीजिएगा। जो ये 2 और 3 जो दिया है तो ये इसमें कहीं ना कहीं तो आंसर छुपा हुआ। उसके बाद हम रोल प्लेइंग करते हैं, उसके बाद सोशल रिइंफोर्समेंट होती है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होती है। जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं मॉडलिंग के बारे में, जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग बोलती है, एक विकेरियस लर्निंग बोलती है, विकेरियस लर्निंग बोलते हैं हम लोग, उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो और ये बात हो गई हमारा। तो आपको देखने से पता लगता है जो भी हम मॉडलिंग देख के रोल प्ले करते हैं, मतलब उसी तरह हम लोग सोशल बिहेवियर को दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग को बात को समझना पड़ेगा कि तभी हम लोगों का ये आइडिया समझ आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए वोड इवन मेथड, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, वोड इवन मेथड of splitting the test in order to estimate the split off of reliability is most appropriate for
देखिए इसमें सबसे पहले तो अगेन मैं वही बताना चाहूँगा, टेक्निक्स या प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है हमारा यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट भी नहीं है हमारा, लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूरोसाइकोलॉजी में वैलिडिटी का इस तरह से कोई इशू नहीं आता है। अब बचता है हमारा पावर टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट। अब स्पीड टेस्ट क्या होती है, टाइम की पाबंदी होती है। अब ये पावर टेस्ट एक ऐसा जो है सही आंसर हम बता सकते हैं, क्योंकि स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी को क्या है, जो भी हम टेस्ट लेते हैं, जो भी आइटम्स होते हैं उसको आधा बना देते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए 100 से उसको हम 50 डिवाइड करते हैं, तो उसी को करके उससे रिलेटेड होता, तो हम लोग को सही ऑप्शन, सूटेबल ऑप्शन चुनना है, तो हम लोग उसी तरह देना है, क्योंकि बाकी पता 3 को तो हमने वीड आउट कर लिया। ठीक है ना, तो ये आपको बात समझ में आए होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन एरिया लेड टू द इमरजेंस ऑफ विच डायमेंशन ऑफ लीडरशिप, कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। जो देखिए ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका ओबी का है, ओबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, ओबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोगों को देखना होगा कि किस इसमें थोड़ी सी आइडिया लेना होगा कि लीडरशिप मॉडल के बारे में। इवन सोशल साइकोलॉजी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप के बारे में क्वेश्चंस आती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। द फोर बेसिक टेक्निक्स फॉर फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस। देखिए आप लोग को साइकोडायनेमिक थेरेपी के जब पढ़ते वक्त हमारा एक स्टेप्स आती है, उस स्टेप्स के बारे में हम लोग को समझना है। अब देखिए क्या बता रहे हैं इन्होंने, ऐसा स्टेप्स को हम लोग को बताना है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर ही दिया हुआ है इन्होंने, सही आंसर। देखिए प्री एसोसिएशन पहले होती है, जो भी हम लोग स्टेप, ये मेथड ऑफ स्टेप्स है इनका, किसका, साइकोडायनेमिक थ्योरी का। एनालिसिस ऑफ ड्रीम करते हैं, ड्रीम्स का जो भी एनालिसिस करते हैं उसका रेसिस्टेंस क्या होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देन एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस करती है। ये जो स्टेप्स है उसको हम लोग सिगमंड फ्राइड का इसमें समझ लेते हैं। A measure of validity that compares to different valid procedure is called क्राइटेरिया वैलिडिटी। देखिए कोई भी वैलिडिटी को क्राइटेरिया हम क्यों क्या है इस पर भी समझ लेंगे। अब देखिए कंटेंट क्या होती है, कंटेंट तो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट आइटम्स जो जिसके थ्रू बना हुआ है, जिसकी पर्पस क्या है, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो टेस्ट बना हुआ है, उसको हम कंटेंट वैलिडिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे तो अप्लाई होगा नहीं है, इन्होंने बोल रहे हैं कि डिफरेंट वैलिड प्रोसीजर के बारे में बोल रहे हैं। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, हम लोग आइटम्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया, कैसे कंस्ट्रक्ट रचना की गई है, टेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्शन किया, उसके ऊपर रिलेटेड होती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। क्राइटेरिया होती है वो डिफरेंट प्रोसीजर कैसे कैसे, और कई टेस्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे क्या क्राइटेरिया होती है। देखिए वर्ड का मतलब ही होती है क्राइटेरिया। तो मेजर ऑफ वैलिडिटी दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट वैलिड प्रोसीजर के लिए, तो वो चीज़ होगा हमारा ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही होगा, क्राइटेरिया वैलिडिटी। Which theory explains why people reduce their output when they are unfairly treated। देखिए हॉथवॉर्न ने स्टडी करके हम लोग दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा लाइट्स देती है इसके ऊपर। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ को उनको ऐसा परसेप्शन लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना परफॉर्मेंस जो है वो क्या करेंगे, परफॉर्मेंस कम कर देंगे उनका। वो इसके बारे में जो एक्सप्रेशन करती है वो कौन सा थ्योरी करती है, वो जो थ्योरी है इक्विटी थ्योरी। देखिए अलग अलग थ्योरी भी उन्होंने बोला है, हर्ट्जबर्ग थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, गोल सेटिंग थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है। तो इस पर थोड़ी सी आप आइडिया लगाना है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा थ्योरी क्या होती है। थोड़ा बहुत तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी को रखना। अगर यूजीसी नेट में तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में पूछ भी सकता है, एक आध दो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन, इन ए डैश द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एग्जामिनी इज इंटरप्रेटेड इन रेफरेंस टू रिलेवेंट स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल। देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम लोग इस तरीके से करते हैं, क्योंकि नॉर्म रेफरेंस खुद ही नाम बोल रहे हैं, नॉर्म्स, हमको नॉर्म्स चाहिए। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, एग्जामिनी इंटरप्रेटेबल इन रेफरेंस टू रिलेवेंट स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल। जो भी हम लोग नॉर्म्स प्रिपेयर करते हैं वो क्या होती है, एक हमारा रेफरेंस होती है, पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन के बेस में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं हमारा पॉपुलेशन के बेस में हमारा जो है नॉर्म्स बनता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एंड कलर
आफ्टर इमेजेस आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई, कौन सा जो थ्योरी बताती है। अब देखिए इसमें आपको अपोनेंट प्रोसेस थियरी इसका आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो सेंसेशन और परसेप्शन के बारे में हम लोग बताते हैं। सेंसेशन एंड परसेप्शन जो होती है वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस होती है। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ होती है इसकी। देखिए अब जो है विजिबल ह्यू थ्योरी करके, तो ऐसी कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है विजिबल ह्यू थ्योरी, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इस कंटेक्स्ट में यदि वो पूछ रहे हैं तो उसको हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। और ट्राई क्रोमेटिक थ्योरी हो, 3 कलर से रिलेटेड है, रेड ब्लू ग्रीन के ऊपर है ट्राई क्रोमेटिक थ्योरी। एंड बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी थ्योरी ये अलग है, क्योंकि बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी से हमारा बात होती है, वो थोड़ा सा कंटेक्स्ट अलग है। तो इसके हमारा अपोनेंट प्रोसेस ऑफ थ्योरी तो हमने क्लियर कर दिया कि भाई इसका आंसर अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, टोकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा क्वेश्चन है। देखिए आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, सेकेंडरी इन्फोर्समेंट है। सेकेंडरी इन्फोर्समेंट में नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी इन्फोर्समेंट ही होगा, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होने वाला है। प्राइमरी इन्फोर्समेंट तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि थर्स्ट वगैरह होता है, सेक्स होता है और पानी पीना होता है, खाना खाना होता है, बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो इसमें आती है। किसमें? जो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में। ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी तो यह बात नहीं बनता, क्योंकि टोकन इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये यहाँ पे सेकेंडरी इन्फोर्समेंट है। देखिए टेक्निक अपना थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा यहाँ पे आंसर करने के लिए। तो व्हेन बिलीफ एक्सपेक्टेशंस और हैबिट्स आफ्टर हाउ पार्टिसिपेंट इन ए स्टडी रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कोई भी एक्सपेक्टेशंस होता है, रिसर्चर एक्सपेक्टेशंस या बिलीफ होता है, वो अपना रिसर्च प्रोसेस में जो कर रहे हैं वो उस रिसर्च प्रोसेस में अगर बाधा डाले तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? रिसर्च बायस बोलेंगे। तो रिसर्च बायस के क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा? जो पार्टिसिपेंट होता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो भी इससे क्या होगा? इससे वो लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए हम लोग इसको आंसर को रिसर्च बायस बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। A final barrier that prevents women as a group from reaching top position at the workplace is known as। तो ये जो कि क्लास सीलिंग इफेक्ट है, ये इमर्जिंग साइकोलॉजी में यूजीसी नेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है इसकी। तो ये आपका एक स्टीरियोटाइप है, इसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप का है। देखिए स्टीरियोटाइपिंग इन्होंने बताया, जेंडर रोल के बारे में भी बताया, ग्लास सीलिंग खुद ही ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। ग्लास सीलिंग ये सारे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन आपको सही आंसर होगा ग्लास सीलिंग इफेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। जो मल्टी मोडल थेरेपी है, जो मल्टी मोडल थेरेपी रिलेटेड टू लाजरस ने दिया है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। अब देखिए इसमें भी हम लोग आइडिया लगाएंगे। जेस्टाल्ट थेरेपी तो यहाँ पे है ही नहीं, जेस्टाल्ट थेरेपी नहीं है। इलेक्ट्रिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन जो है हमें अभी सुना नहीं है इसके बारे में। अब एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में इसमें लेना देना नहीं है। साइकोडायनेमिक थियरी भी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? आप ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, हमारा ऑप्शन जो है 2 है वो सही होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसऑर्डर फॉर ए शॉर्ट इन ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अक्यूट डिसऑर्डर्स। देखिए बाकी का ऑप्शन देखिए, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है वो लंबा समय के लिए होती है, जो क्रोनिक डिसऑर्डर को हम लंबा समय के लिए पैथोजीन्स वगैरह होता है उस चीज़ में होती है। और मॉडरेट क्या होती है? आईक्यू क्लासिफिकेशन में हम लोग मॉडरेट डिसऑर्डर्स होते हैं, ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। और माइल्ड भी क्या होती है? वो भी उससे भी कम होती है। ये आईक्यू का क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे कोई रिलेटेड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अक्यूट जो बहुत मैचिंग हो रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सही है। तो हम लोग आगे चलते हैं। ग्लैंड्स डैश ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स और कंट्रोल द अदर एंडोक्राइन। आपको खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो कंट्रोल करती है हमारा सारे, मास्टर ग्लैंड उसको कहते हैं। आप लोगों को पता है, इसको ज़्यादा एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डैश और द कंसेंस वे ऑफ समराइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स। देखिए ये इसका आंसर क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। जब भी हम लोग समराइज करते हैं, नंबर्स को पहले समराइज करने की बात आती है, वो क्या आती है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? पहले तो हम लोग समराइज करने के लिए कोशिश करते हैं। जो भी कुछ नंबर्स होते हैं उसको हम समराइज करने की कोशिश होती है, तो उसको हमने बोलते हैं जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए, बाकी का मेटा एनालिसिस करके दिया है वो कोई रिलेटेड नहीं है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स अलग होती है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस अलग होती है।
ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा चलिए हम लोग आगे इसकी अगले क्वेश्चन देखेंगे। हाइपोथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरीज। ऑब्वियसली हाइपोथेसिस क्यों डिफरेंट है? देखिए, हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, तभी तो हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली टेस्टेड करने के जो स्टेटमेंट होती है वो हाइपोथेसिस होती है। थ्योरीज में ऐसी हमको देखने के लिए नहीं मिलती, थ्योरी टेस्ट नहीं कर सकते। तो सब्जेक्टिविटी को हम ऑब्जेक्टिविटी बना के एक कंस्ट्रक्ट बनाते, एक साइंटिफिकली डिजाइन करते हैं, तब आके ये बात बनती है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन करके। ये जो एक टेक्निक है, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी करते हैं, उसी तरह कोई टेक्निक है जो किसको मेजर करते हैं। देखिए, इंटरनेट एडिक्शन डिजार्डर से कोई लेना देना नहीं है, फोबिया से भी नहीं है, स्किजो पर्सनालिटी है, डिप्रेशन। इसका आंसर जो डिप्रेशन है, क्योंकि डिप्रेशन में इसको किया जाता है। कई बार ऐसा पूछा जाता है टीएमएस का अब्रिविएशन बताइए और किससे रिलेटेड करती है, तो ये सारा चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देर आर इनकॉम्पिटेबल डिमांड्स ऑन द रोल इंक्यूमेंट। देखिए, ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इसके मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी रोल कॉन्फ्लिक्ट्स जो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में होती है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देर इज ए इनकॉम्पिटेबल डिमांड्स ऑन द रोल इंक्यूबेंट। तो वो कहाँ पे होती है? जब रोल कॉन्फ्लिक्ट होती है वहाँ पे ऐसी डिमांड्स होती है। देखिए, रोल कॉन्फ्लिक्ट हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ते हैं, रोल एम्बिगिटी, रोल वगैरह, वो डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना जरूरी है। चाहे वो यूजीसी नेट लिख रहे हो, चाहे कोई साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का थोड़ा सा आपको समझ होना जरूरी है। आगे चलते हैं हम लोग। जॉब एनरिचमेंट इज ए टेक्निक फॉर डैश लोडिंग द जॉब। अब देखिए, जॉब एनरिचमेंट टेक्निक वगैरह, अगेन ओबी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओबी होती है, ओबी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको आंसर होगा वर्टिकली। एक मेथड है, उसमें हमने ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा इसका, क्योंकि ये हमारा सिलेबस से थोड़ी सी बाहर, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस होना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं। द टाइम स्पैन ऑफ एसटीएम इज, तो यहाँ पे देखिए टाइम स्पैन विद इन द मिनट में हमारा होता है, जैसे कि जनरली बोला जाता है 28 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स। इनमें थोड़ा सा आंसर, करेक्ट आंसर इन्होंने 4 भी दे रखा है इन्होंने, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, इसमें नहीं जाएंगे। आप कोई भी चांस सुन सकते हो, ऑलरेडी तो 28 टू 30 सेकेंड्स दिया, 22 टू 25 सेकेंड्स दिया, 80 टू 20 सेकेंड्स दिया। तो आप देख लीजिएगा, इसमें कोई भी आंसर आपको करेक्ट हो सकता है करके उन्होंने दे रखा है, तो इट इज़ अप टू यू। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेटाफॉर द मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट एक कॉन्सेप्ट है, मेल्टिंग पॉट करके एक कॉन्सेप्ट आती है, वो किससे रिलेटेड होती है? वो रिलेटेड है डाइवर्सिटी एंड कल्चर के ऊपर रिलेटेड है। डाइवर्सिटी एंड कल्चर एक ऐसे, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कॉन्सेप्ट के जैसे क्वेश्चन को। 74 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब स्प्रेड ऑफ वैल्यूज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम बात करें, जैसे मैं थोड़ा सा आपको ड्राइंग करके करूँगा कि यहाँ पे जो मीन्स आती है, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये इंपॉर्टेंट एरिया होती है, ये एसडी बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डिविएशंस होता है। और क्या होता है, द रेंज क्या होती है, कितनी तरह रेंज होती है उसका, वो सारे चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। द मीन यहाँ पे सिर्फ एक इंडिकेशन करती है, बाकी जो है स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, वेरिएबिलिटी हो गया, रेंज हो गया, ये एक सारे क्या है इसमें आ जाती है। तो आप लोग को समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। मोस्ट प्रीनाटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन्स आर जेनेटिक और हार्मोनल इन ओरिजिन एक्सेप्ट फॉर टेराटोजीन्स करके इन्होंने दे रखा है। तो इसके हम अगले क्लास में भी डिस्कस करेंगे टेराटोजीन्स क्या होती है। तो इसका सही आंसर अभी क्या होगा, टेराटोजीन्स होगा। देखिए, पेरेंट्स नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में हम लोग को समझना है, नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी के बारे में, उसको भी हम लोग क्लास करेंगे, नेचर वर्सेस नर्चर क्या होती है। तो आप लोग यदि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना है कि 75 क्वेश्चंस मैंने किया है अब तक। आप देख के प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर पेपर का प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ये अच्छी कंटेंट हम लोग दे रहे हैं कि आप लोगों को फ़ायदा मिल जाए। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छा लगे ये वीडियो, आप लोग मुझे लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।